अध्यक्ष, हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण और अनूठे कवि आचार्य अष्टभुजा शुक्ल जी, मंच पर उपस्थित हिंदी की सबसे वरिष्ठ पीढ़ी के बहुत महत्वपूर्ण और शीर्ष कवि अशोक वाजपेयी जी, जो जितने महत्वपूर्ण कवि हैं उतने ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं। और पिछले 20-25 वर्षों में जब उन्होंने जनसत्ता में कभी कभार कॉलम लिखना शुरू किया, तब से उनकी एक स्वतंत्र विचारक या बुद्धिजीवी की भी एक भूमिका हम देख रहे हैं। और उसके साथ पिछले 50 से अधिक वर्षों में जिन्होंने हिंदी क्षेत्र के सूनेपन को, सन्नाटे को तोड़ने की मुसलसल कोशिश की है, आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, हिंदी के वरिष्ठ कवि, आलोचक, संपादक, संगठनकर्ता, संस्कृति कर्मी प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी, आज के सम्मानित कवि हिमांशु जौंदर्नी, जिन्हें पहली बार मुझे देखने का और पिछले दिनों पढ़ने का मौका मिला, और इस सत्र का संचालन कर रहे कवि भाई संदीप तिवारी, सभा में मौजूद प्रोफेसर बलराज पांडे जी, प्रोफेसर के एम पांडे जी, मोहन सर, मदन लाल जी, भाई प्रभात जी, विंध्याचल जी, अमरजीत जी, महेंद्र जी, शत्रुघ्न जी, गौरव जी, जगन्नाथ जी, मंगलम जी, संजीव चौबे जी और प्रोफेसर नीरज खरे जी और युवा दोस्तों, सबसे पहले मैं हिंदी सोपान को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस सम्मान की घोषणा से पहले ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि मैं हिंदी सोपान के कामों से परिचित नहीं, शायद कभी कुछ देखा होगा, लेकिन मैं जान नहीं सका था कि वो क्या काम करते हैं। जब इस सम्मान की घोषणा हुई और हिमांशु जी को ये सम्मान प्रदान करने के लिए फेसबुक पर और दूसरे जगहों पर वो सूचना मैंने देखी, तब मैंने हिंदी सोपान के बारे में जाना। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, और ऐसी पहल की जरूरत हिंदी में इसलिए ज्यादा है क्योंकि हिंदी में पिछले 40 वर्षों में एक प्रकार से रचनात्मकता का एक विस्फोट दिखाई पड़ता है। वो हिंदी जो एक बहुत सीमित इलाके में इस्तेमाल की जाती थी, बरती जाती थी, और इस्तेमाल करते हुए जिसे अपनी रचनात्मक भाषा के लिए की तरह लोग बरतते थे, पिछले 40 वर्षों में उसमें असंख्य विस्तार हुआ है, उसमें अनंत परतें और अनंत आयाम जुड़े। इतने ज्यादा लोग कविता में, कहानी में और दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं कि उन सबको रेखांकित करने के लिए कोई एक संस्था या 2 संस्थाएं या 5 संस्थाएं ये काम नहीं कर सकती। 1979-80 से भारत भूषण अग्रवाल के माध्यम से अशोक जी के ही नेतृत्व में और उनकी पहलकदमी से हम हिंदी के युवा कवियों की एक पहचान करते आए हैं 1979-80 से। और इस तरह के और भी कई सम्मान दूसरे हलकों में दूसरे लोग, दूसरी संस्थाएं देती हैं, पर इतने ज्यादा कवि सक्रिय हैं, इतने ज्यादा कहानीकार सक्रिय हैं, इतने ज्यादा आलोचक सक्रिय हैं कि किसी एक सम्मान से हिंदी में हो रहे सभी तरह के महत्वपूर्ण काम का रेखांकन नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि बहुत तरह से लोग अपनी रचनात्मकता से परिचित हों, उसको उल्टे पलटें और उसके बारे में गंभीर विचार विमर्श करें। और निश्चित रूप से हिंदी सोपान ने आदरणीय अशोक जी को इस पूरी प्रक्रिया से संबद्ध करके न सिर्फ एक निर्णय की प्रक्रिया को अधिक से अधिक न्याय संगत और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है, इसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस बात के लिए मैं हिंदी सोपान को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला आगे और भी सालों में आगे बढ़ता रहेगा और इसमें कुछ और शाखाएं, कुछ और चीजें इसके अंदर पैदा होंगी। आप देखेंगे कि पिछले
यदि पिछले 15-20 वर्षों की ही हिंदी कविता की बात करें, यानी मोटे तौर पर हिमांशु जमदग्नि जो लिख रहे हैं या वो 6-7 कवि जो इस पुरस्कार के माध्यम से रेखांकित किए गए हैं, यदि उनकी पूर्व पीठिका पृष्ठभूमि देखनी हो तो आपको एक तरफ 75 के बाद की उत्तर आपातकालीन समूची कविता को एक बार देखना पड़ेगा आपको। यानी समकालीन कविता का जो वृत्त है, जो विस्तार है, हिमांशु जमदग्नि और दो दूसरे हमारे कवि साथी हैं, एक तरफ इन सबका संबंध वहां तक जाता है, क्योंकि कविता की जो वास्तविकता को पकड़ने की जो क्षमता है, भाषा की जो संरचना है, कविता में जिस प्रकार का काम ये सारे के सारे नए कवि कर रहे हैं, इसकी बुनियादें उत्तर आपातकालीन कविता में और उससे पहले नई कविता के आसपास तक और प्रगतिशील कविता तक चली जाती है। यदि सिर्फ पिछले 20 वर्ष की कविता पर आप ध्यान केंद्रित करें तो आप देखेंगे कि 2005-06 के आसपास कवियों का एक नया बैच, मैं पीढ़ी नहीं कहता, कवियों का एक नया बैच हिंदी में आता है और वो हिंदी को एक अलग प्रकार से समृद्ध करने की कोशिश वहां दिखाई पड़ती है। मनोज कुमार झा, व्योमेश शुक्ल, कुमार अनुपम, हरे प्रकाश उपाध्याय, अनुज लुगुन, अच्युतानंद मिश्र, प्रदीप जलवाने, अरुणाभ सौरभ, सोमप्रभ, जसिंता केरकट्टा, विश्वासी एक्का, कर्मानंद आर्य, अमरजीत राम बैठे हैं, मंगलम बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग उस समय में उभर कर आते हैं। और 15 के आसपास फिर एक नया बैच हिंदी में आ जाता है, जिसकी पहचान उन कवियों से होती है जो इस समय दृश्य पर बहुत अधिक प्रभाव के साथ उपस्थित हैं, जिनमें आप अदनान कफील दरवेश, विहाग वैभव, अनुपम सिंह, पराग पावन, रूपम मिश्र, कविता कादम्बरी वगैरह के नाम आप ले सकते हैं। लेकिन पिछले 5 वर्षों में ये जो 2 बैच थे, इन 2 बैच के साथ पिछले 5 वर्षों में बिल्कुल नए कवियों की भी आप निशानदेही हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी में अब ऐसी कोई पत्रिका नहीं है, ऐसा कोई संस्था नहीं है जो सारे कवियों को एक साथ एक परिदृश्य में देख सके या जहां ये सारे कवियों को एक साथ देखा जा सके। रजा फाउंडेशन जो युवा नाम की गतिविधि करता है, उसमें कई बार उसका एक बहुतायत हिस्सा यानी बहुसंख्य हिस्सा आपको उसके कामों में दिखाई पड़ता है। तो फिर बचती है वो जगह जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आप फेसबुक बचती है, जहां बहुत सारे कवि अपनी अपनी तरह से सक्रिय होते हैं, अपनी रचनात्मकता को प्रकट करते हैं और कवि और बाकी लोग भी एक दूसरे से या कवि के काम से मुख्य रूप से वहीं से परिचित होना शुरू होते हैं। मैंने जिन कवियों को 2020 के बाद पहचाना, यानी जिन पर थोड़ा बहुत मैं ध्यान दे सका, जिनको मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर सका, मैं उन कुछ कवियों के नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। इसमें सभी उम्र के कवि, वरिष्ठ कवि भी हैं, उसमें 40-45 के लोग भी हैं, लेकिन जिनकी पहचान पिछले 5-6 वर्षों में मेरे लिए कम से कम होती है। प्रिया वर्मा, पार्वती तिर्की, अरबाज खान, सारुल बागला, केतन यादव, ज्योति तिवारी, पूजा कुमारी, पूजा जिनागर, माया मिश्रा, अंकिता सामोरी, पम्मी राय, कुशाग्र द्वैत, रवि यादव, अपूर्वा श्रीवास्तव, गोविंद पटेल और कम से कम 20-22 और कवि हैं जो इस पूरी पीढ़ी के भीतर दिखाई देते हैं। मैं पिछले दिनों गोवा में 2 ऐसे हिंदी कवियों से मिलने का मुझे अवसर मिला। अब देखिए, इस पूरे दौर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हिंदी जो सीमित इलाकों की भाषा थी, यानी हिंदी की कविता आप देखेंगे पिछले 100-125 वर्षों में तो आप निशानदेही कर सकते हैं कि ये इलाका है जहां से हिंदी के कवि आते हैं, ये वर्ग है जिससे हिंदी के कवि आते हैं, ये सांस्कृतिक परंपराएं, पृष्ठभूमियां हैं जिनको लेकर वो आते हैं। लेकिन पिछले 40 वर्षों में उसमें असीमित विस्तार हुआ है, इसलिए बहुत सारे ऐसे इलाकों से कवि आ रहे हैं, आदिवासी पृष्ठभूमि के कवि, दलित पृष्ठभूमि के कवि, ऐसे पेशों से आने वाले कवि जो पहले हिंदी में आपको दिखाई नहीं देते थे, जैसे कि सैनिक अब हिंदी में कविता लिख रहे हैं। तो उसमें एक बहुत विलक्षण विशिष्टता यह भी है कि जो ठेठ हिंदी इलाका है, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ये जो इलाका है हिंदी भाषी, इसके बाहर भी अब लोग हिंदी में कविता, कहानी, उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। शांति नायर का संग्रह उम्र दराज है,
हमसे उम्र में बड़ी हैं, लेकिन पिछले दिनों राजकमल से प्रकाशित हुआ। ठेठ केरल में रहकर वो हिंदी में कविता लिखी। गोवा में मुझे 2 कवियों से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनकी कविताएं पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत आश्चर्यजनक प्रसन्नता प्राप्त हुई। और मैं इन 2 कवियों के नाम लेना चाहता हूँ। एक तो ममता वेलेनकर और दूसरा दीपाली सुतार। इनके कोई संग्रह अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं हिंदी में, लेकिन ये हिंदी में कविताएं लगातार लिखती हैं और इतनी कविताएं इनके पास हैं कि ये बाकायदा इनका एक संग्रह प्रकाशित हो सकता है। तो ये एक चीज है जो हिंदी की कविता के भीतर पिछले 5-10 वर्षों के भीतर होती हुई हमें दिखाई पड़ती है। यदि हिमांशु को और इधर के कुछ और कवियों को केंद्र में रखें तो कुछ आप चीजें देख सकते हैं जो इन कवियों में यहां दिखाई देती हैं। जैसे सबसे पहला ये कि हिंदी कविता संभवतः दूसरी बार आधुनिक कविता के इतिहास में गांव से के इतना ज्यादा करीब चली गई है, यानी ठेठ गांव की कविता हिंदी में उभर कर आ रही है। और गांव का यथार्थ जो कि सरल एकायामी एक स्तरीय यथार्थ नहीं है, जो बहुत जटिल है, गतिमान है, निरंतर बदल रहा है और जिससे कि बाकी भारत का जीवन भी प्रभावित होता है और बाकी भारत भी जिसके जीवन को प्रभावित करता है, वो ग्रामीण यथार्थ कवियों के यहाँ शायद प्रगतिशील आंदोलन के उस दौर के बाद जब त्रिलोचन, नागार्जुन वगैरह कविता की दुनिया में आए थे, उसके बाद ये शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दौर है जब इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि से गांव को कविता में लेकर आने वाले कवि आ रहे हैं। और आप जब देखेंगे बहुत गौर से तो आप ये पाएंगे कि तीनों तरह के गांव कविता में मौजूद है। एक तरफ किसानों के गांव जो शहरों से दूर है, दूसरी तरफ आदिवासियों के गांव यानी ट्राइबल विलेज और रूरल विलेज दोनों आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब आप हिमांशु जमदग्नि वगैरह की कविताएं पढ़ते हैं तो एक तीसरे तरह का गांव भी आपको कविता में आता दिखाई पड़ता है। वो गांव जिसे महानगर लील रहा, जो महानगर जो थोड़े दिन बाद या जिस प्रक्रिया में हजारों सैकड़ों गांव महानगर होने की प्रक्रिया में है और वो एक दिन अंततः महानगर में खो जाएंगे। और इस तरह एक पूरा समाज, एक पूरी संस्कृति और उसकी पूरी की पूरी जो रचनात्मकता है वो महानगर के भीतर या तो सबॉल्टर्न होकर झुग्गी झोपड़ी या इस तरह की किसी चीज बनकर वो रह जाएगी और उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आप ये भी देखेंगे कि जब गांव कविता के भीतर आ रहा है तो एक और महत्वपूर्ण चीज हिंदी में शायद पहली बार होती हुई दिखाई दे रही, खासतौर पर कविता में। गद्य में तो पहले कभी कभी दिखाई दी थी, वो है कि ये जो जिन्हें हम बोलियां कहते हैं, मैं उन्हें बोलियां नहीं कहता, मैं उन्हें स्वतंत्र भाषाएं मानने का पक्षधर हूं, लेकिन जिन्हें हिंदी भाषा विज्ञान में या हिंदी भाषा में बोलियां कहते हैं, पहली बार बोलियों का इतना जबरदस्त दखल खड़ी बोली की दुनिया में हुआ। यदि आप हिमांशु की कविताएं पढ़ते हैं कि थोड़े दिन पहले 5-6 महीने पहले मैंने राजस्थान के एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले गवई कवि विजय राही की कविताएं पढ़ी, जिनका संग्रह अभी राजकमल से प्रकाशित हुआ है। तो आप देखेंगे कि इन खड़ी बोली के पूरी कविता के अंदर पूरे के पूरे वाक्य, पूरे के पूरे पैराग्राफ उनकी अपनी बोली में लिखे गए। हिमांशु की कविता में, विजय राही की कविता में या और दूसरे कवियों की कविता में आपको वो पूरे के पूरे सेंटेंसेस, पूरे के पूरे पैराग्राफ आपको दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा? आखिर ऐसा क्यों है कि विजय राही या हिमांशु जमदग्नि को ये लगता है कि जो बात वो कहना चाहते हैं वो खड़ी बोली में पूरी नहीं पड़ रही, खड़ी बोली अक्षम साबित हो रही है, या अक्षम नहीं भी हो तो उनकी आत्मा को वो तृप्ति नहीं मिलती, वो सुख नहीं मिलता खड़ी बोली में कहते, जो सुख उन्हें अपनी बोली में देशवाड़ी में कहके हिमांशु को या ढूंढाड़ी में कहके विजय राही को मिलती है। जो सुख मिलता है वो उन्हें खड़ी बोली में कहकर नहीं मिलता। मैं इससे एक और प्रवृत्ति के रूप में देखता हूं और वो प्रवृत्ति यह है कि खड़ी बोली का जो डोमिनेंस, वर्चस्व रहा है बाकी हिंदियों पर, अवधी हिंदी पर, ब्रज पर, ये तो पुरानी भाषाएं हैं, ये एक हद तक इनके पास इतनी बड़ी परंपरा है कि उन्हें कोई कुंठा नहीं होती खड़ी बोली के सामने, या उर्दू हिंदी को कुंठा नहीं होती।
लेकिन बाकी जो बोलियां भाषाएं हैं उनको कभी कभी इससे कुंठा होती है, उनको समस्या होती है खड़ी बोली के इस वर्चस्व से। तो खड़ी बोली के समानांतर यदि आप रामविलास शर्मा की शब्दावली इस्तेमाल करें कि हिंदी एक जाति है, यानी नेशनलिटी है, कौमियत है, तो उपजातीय अस्मिताएं, यानी देशवाड़ी या ढूंढाड़ी या मालवी या छत्तीसगढ़ी, ये उपजातीय अस्मिताएं खड़ी बोली के समानांतर ताकत के साथ खड़ी होने की कोशिश कर रही है। इसको यदि और सामाजिक पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो राजस्थानी को स्वतंत्र भाषा मानने की या भोजपुरी को स्वतंत्र भाषा मानने का जो आंदोलन है, और जिसमें अब संथाली, मुंडारी और बहुत सारी भाषाएं शामिल हो रही हैं, ये इस प्रक्रिया की तरफ ये कविता हमारा ध्यान दिलाती है। और कहीं ना कहीं ये गंभीरता पूर्वक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगती है, सुंदर लगती है, और मुझे अच्छा लगता है कि हिंदी इस प्रकार अपने उस सीमा को इन कवियों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रही है। हिमांशु के यहाँ, विजय राही के यहाँ तो बाकायदा पैराग्राफ है, लेकिन बहुत सारे और कवि हैं जो पूरा पैराग्राफ या पूरा वाक्य नहीं लिखते अपनी बोली भाषा में, लेकिन वो बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि क्रियापद इस्तेमाल करते हैं खड़ी बोली के वाक्यों में जो उनकी बोलियों से आए हुए हैं। मैं बहुत सारे कवियों के बहुत सारे शब्द आपके सामने बता सकता हूं, जैसे कि पार्वती तिर्की की कविता में बहुत सारे इस प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। मैं इस पूरे प्रकरण में ये जो कवि यहाँ पुरस्कृत होने जा रहे हुए हैं, उनमें से एक कवि की एक कविता का हिस्सा पढ़कर अपनी इस बात को और बल देना चाहता हूं। ये कविता रवि कुमार यादव की है, पता नहीं वो यहाँ अभी उपस्थित है कि नहीं। उनकी कविता है मेरी मातृभाषा। मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं जिसमें उन्होंने ये बात खुलकर कह दी है, मेरी मातृभाषा बटुली में रहते हुए भात की तरह थी। रहते हुए, अब ये जो रहना क्रिया है, ये खड़ी बोली हिंदी में ये क्रिया नहीं है, ये उनकी अपनी बोली की संभवतः अवधि की में इस्तेमाल हो रही होगी। तो बटुली में रहते हुए हाथ की तरह, जैसे मिट्टी के चूल्हे पर टिल्ढा फूंक फूंक बनाया करती थी अम्मा, जहां भात उभर आया और पसावन खत्म हो गया। मेरी बात पूरी कविता है। और वो उस कविता में ये कहते हैं कि घर में बाबा ने आई ने हिंदी को कभी अपनी भाषा, खड़ी बोली को कभी अपनी भाषा नहीं कहते। और उसमें एक मार्मिक वृत्तांत है कि जब कोई उनके सामने खड़ी बोली बोलता है तो वो कहते हैं कि क्या अंग्रेजी भूख रहे। ये जो तनाव है, इससे पहले हमारे कवियों, अब अष्टभुजा जी यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने इस बात को कहा जा सकता है कि उनकी खुद की कविता में ये सारा की सारी प्रक्रिया एक स्तर पर संपन्न होती हुई दिख रही थी, पर जितनी ताकतवर वो यहाँ आकर हुई है, इतनी ताकतवर वो पहले इस तरह कभी नहीं हुई थी। एक बात तो मुझे ये कहनी। तीसरी एक बात जो इधर के 7-8-10 कवियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेरी तरफ जाती है कि ये सारे कवि कम उम्र के कवि, यानी किसी की भी आयु 30 से पार नहीं है। कोई 18-20 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, लेकिन सारी कविता में यदि उसका कोई मूल भाव है या कोई एक भाव है जो सतत विद्यमान है, तो वो निराशा है और करुणा है, दुख। युवाओं की कविता इतनी दुखमय क्यों है? और वो दुख एक प्रकार का नहीं, एक डायमेंशन का नहीं है। वो सिर्फ आर्थिक संघर्ष से उपजा हुआ दुख नहीं है, वो सिर्फ निजी जीवन में होने वाले अभाव यानी प्रेम इत्यादि का दुख नहीं है, वो बहुस्तरीय दुख है, बहुत प्रकार का दुख है, जिसके अध्ययन के लिए आपको भारत में पिछले 40 वर्षों में और खासतौर पर पिछले 12-15 सालों में हुए परिवर्तनों पर आपको बहुत गहरा ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ हिमांशु की कविताएं पढ़ेंगे, अब देखिए कितने खूबसूरत युवा कवि आपको दिखाई दे रहे हैं ये, लेकिन इनकी कविता लगभग सारी की सारी कविता दुख से भरी। महानगर जिस तरह गांव को लील रहा है और आप उस गांव के हिस्से हैं, उसका दुख और अनंत प्रकार का दुख। मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारा ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि बहुत सारे कवि
अभी हिंदी कवियों के यहाँ एक ऐसी धारा है जो राजनीतिक तौर पर बहुत आक्रामक है, जो बहुत मुखर लाउड तरीके से राजनीतिक परिस्थितियों पर के बारे में अपना बयान व्यक्त कर रही है, और राजनीति यानी कि समाज के बारे में भी कहीं कहीं उस पर आक्रामक बयान है। लेकिन इनमें से बहुत सारे कवि ऐसे हैं, जैसे हिमांशु की कविता में राजनीति कहीं सीधी तौर पर आपको दिखाई नहीं देती। आप दलीय राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति या आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स या क्लास पॉलिटिक्स, किसी भी पॉलिटिक्स के फॉर्म को सीधा हुआ अब उस अपनी कविता में देखेंगे नहीं। लेकिन ये जो दुख है, ये जो अवसाद है, ये जो पैथोस है, ये जो करुणा है, और करुणा के प्रति जो एक खास तरह की बार बार जो आ जाती है कविता के भीतर, यदि उसका विश्लेषण करना चाहेंगे आप, तो मोटे तौर पर भारत के पिछले 40 साल का और सामान्य तौर पर पिछले 10, 12 वर्षों, 15 वर्षों के भारत का आपको गहनता से अध्ययन करना होगा, तभी आप इस बात को पकड़ सकते हैं। इन कवियों को मैं पढ़ते हुए मैं कुछ अचरज भी मुझे होते रहे हैं, जैसे कि एक नए प्रकार की कविताएं भी इन कवियों के यहाँ उभरती हुई मैं देखता हूं। जैसे हिमांशु की कविताओं में कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं शब्दों से कुरूपता का ढेर बनाता हूं। कविता को तो सुंदरता की चीज कहा गया है। कवियों का काम है पृथ्वी को सुंदर बनाना, समाज को सुंदर बनाना, और यदि समाज को और बाकियों को वो सुंदर ना बना सके तो कम से कम खुद को वो सुंदर बनाए। लेकिन कवि चिल्लाकर कह रहा है कि मैं कविता नहीं लिख रहा हूं, मैं शब्दों से कुरूपता का ढेर बनाता। मेरी बेउम्मीद, ये दूसरा अंश है। मेरी बेउम्मीद पीड़ा सुन मेघ रो सके, बिलखें गरजें बरसें एक धुन में मूसलाधार। इतना दुख। सीन के सीने पर चूड़ी फोड़ परदेश आया। अब सीन क्या? मैं भी कह रहा था हिमांशु से कि बहुत सारे आपकी कविता में शब्द आते हैं जो डिक्शनरी में भी नहीं मिलते, इंटरनेट पर टाइप करने पर भी नहीं मिलते, उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं मिलती, अनुमान लगाना पड़ता। सीन के सीने पर चूड़ी फोड़ परदेश आया हूं, गा आया हूं पनिहारियों से अंतिम गीत, बंध रांझा मांग पानी की भीख। राजा बनकर पानी की भीख मांग आया हूं, पनिहारियों के साथ गीत आया। ये जो पूरी प्रक्रिया है, महानगर मेरे फेफड़ों से सांस खींचता है मुझे कागज पर कलम जब जलाकर, रुलाता है मेरी देह की मिस्ल पर रोने की हलफ दिलाकर। हवा मेरी दुनिया है, हवा पराई है, हवा आंधी पर दरवाजे पर खड़ी है। और इस कविता में जब प्रेमिकाएं आती हैं तो वो ब्यूटी पार्लर से निकलती हुई या उस दुनिया से जो पूंजीवादी एस्थेटिक्स में ढली हुई और लड़कियां नहीं है। आप रवि यादव की कविता में पढ़िए, या हिमांशु की कविता में पढ़िए, विजय राय की कविता में पढ़िए, ये औरतें गोबर करती हुई आ रही हैं कविता। जैसे तुम सब सर्कल घूमती बदली बदल गई मेघदूत में, मौत के दूत मौत के तोहफे की तरह मिलते हैं बिल्कुल अचानक। जैसे तुम सब दिखती थी बिल्कुल अचानक, गोबर की हेल उठाते, उघड़े आसमान में कांटे लगाते हुए बालों से फर्श पर मोती गिराते। ये जो पूरी कविता का वितान है, कई कवियों को मैंने इस बीच पढ़ा जिसमें वसुंधरा यादव यहां नहीं है, तो उनकी कविताएं पढ़कर मुझे एक और भिन्न प्रकार का आश्चर्य, क्योंकि वो सीतापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उसमें बहुतायत में बस्तर मौजूद है। और ये जो बस्तर है, ये बस्तर वही बस्तर है जिसके लिए पिछले 30-40 वर्षों में, 50 वर्षों में हम बस्तर को जानते हैं, यानी कि मनुष्य के संघर्ष का बस्तर। और अद्भुत पंक्तियां वसुंधरा की कविता में मिलती हैं आपको। तो ये जो नए कवियों का पूरा संसार आपको दिखाई देता है, निहत्थे लोग हथियार बन जाते हैं, ये वसुंधरा की कविता की पंक्ति। तुम कहते कि बस्तर में जंगल बारूद से भर गए हैं, गई रात लाशों को सर उठाए जंगल रोते हैं। तुम आते हो तो समूचा जंगल आता है साथ, निहत्थे लोग हथियार बन जाते हैं।
ये पंक्तियां हैं उस लड़की की। तुम लौट आओ बस्तर, एक अद्भुत कविता है वसुंधरा की, जिन्हें चप्पलें चुभती हैं। ये गांव के जंगल के वो लोग हैं जो जिन्हें चप्पलें चुभती हैं, चप्पल नहीं पहनना चाहते। और उस कविता में आता है कि जिन्हें जूते अश्लील लगते हैं। अभिजात्य को कैसी कैसी चुनौती हिंदी में दी गई है उसके इतिहास से हम परिचित हैं, पर यह चुनौती जो वसुंधरा जैसे नए कवियों की कविताओं में मिल रही है, ये बहुत उम्मीद पैदा करती है। एक आखिरी बात कह के मैं बात को खत्म करता हूं कि हम सब मॉडर्निटी के मारे हुए लोग हैं। हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता आमतौर पर आधुनिक कविता है, लेकिन कहीं कहीं इस कविता में मॉडर्निटी को दरकिनार करने और पुरानी दुनिया की तरफ लौटने की एक अकुलाहट भी दिखाई देती है। मैं खास तौर पर एक कवि का नाम लेना चाहता हूं, वो कवि है पार्वती तिर्की, जो रेशनल है, लॉजिकल है और जो तमाम सारी चीजों से चीजों को परिभाषित करना चाहता है। उससे पहले की दुनिया जो किसानों की दुनिया है, जहां ढेर सारे लाखों विश्वास हैं जो मनुष्य की जिंदगी से बंधे हुए हैं और जो इलॉजिकल है, जो आपको इलॉजिकल दिखाई, वो सब भी कविता के भीतर आने की। यानी पार्वती तिर्की एक आदिवासी कवि है, पर अब जो आदिवासी वृत्तांत है वो वृत्तांत महाश्वेता देवी वाला या अनुज लुगुन वाला वृत्तांत नहीं है जो आधुनिकता की सीमा से बंधा हुआ है। ये कुछ भिन्न प्रकार का वृत्तांत है जो कविता में आ रहा है। ये सारे के सारे कवि जिनके मैंने नाम लिए, जिनको थोड़ा बहुत मैं पढ़ सका, उन्होंने हिंदी कविता के भीतर वृत्तांत की कला को, इन इतिवृत्त को कविता बना पाना, ये जो एक कठिन जद्दोजहद कविता की दुनिया में होती है, उसमें आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र के कवि 10, 20, 25 कविताएं लिखकर इतिवृत्त और वृत्तांत की कला को कला बनाने की कैसी जबरदस्त सिद्धि उनके पास है कि वो बिल्कुल बीहड़ वृत्तांत को भी, जैसे हिमांशु की कविताएं पढ़ें आप, बिल्कुल बीहड़, वो जो थौला कपाड़िया जो सीरीज की कविताएं हैं, उसका वृत्तांत इतना बीहड़ है, लेकिन उस बीहड़ वृत्तांत को भी, जो बीहड़ जीवन को धारण करता है, उसको भी कविता बनाने की सिद्धि इन युवा कवियों के पास। तो मैं बहुत बधाई देता हूं हिंदी सोपान को कि उनके कारण मेरे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी को भी इन कवियों से दो चार होने का, इनसे मिलने का और इनके माध्यम से कविता की इस नई दुनिया में जाने का मौका मिला। बहुत बहुत